Hello friends, welcome to Tech Update classes. My name is Krishan Kumar Gupta and in this course of Industrial Engineering, today we will start work study. What is the meaning of work study? It is the method to develop new procedures and work measurement system by recording, analyzing, examining the pre-existing one. What is the motive of this? This is used for increasing the productivity and also minimizing the idle time of the machines. It is actually the how we can best use of man and machine in the production system. मतलब क्या है इसमें हम वो नए मेथड नए वर्क मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं कैसे जो अभी ऑलरेडी जो हमारे यूज हो रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग करते हैं हम उसको देन उसको हम एनालाइज करते हैं एग्जामिनिंग करते हैं फायदा क्या है इससे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं और आइडल टाइम को हम डिक्रीज करते हैं ठीक है इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो मैन और मशीन को प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे बेस्ट वे में किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें क्लियर ओके वर्क स्टडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वर्क स्टडी को एक सेकेंड ओके वर्क स्टडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेथड स्टडी और it is also known as motion study and second is time study ओके मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं हम नए मेथड डेवलप करते हैं कि ओके ये एग्जिस्टिंग मेथड ये है इसको रिकॉर्ड किया हमने फाइंड आउट किया फॉल्ट कहाँ पे क्या किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या इसके अंदर चेंज लेकर आए कि हमारा मेथड और इम्प्रूव हो सके राइट वो हम फाइंड आउट करके और नए मेथड डेवलप करते हैं और टाइम स्टडी में हम रिकॉर्डिंग करते हैं टाइम की कि मैन और मशीन की टाइम की रिकॉर्डिंग करते हैं कि ओके यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं दैट इज यूज इन टाइम स्टडी ओके टाइम स्टडी means the determination of standard time that is taken by worker on average ability under normal working condition for performing a job टाइम स्टडी में हम एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड करते हैं कि अगर कोई एक एवरेज वर्कर भी होगा जो कि एवरेज वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा एक हम टाइम स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हैं कि ओके इतना टाइम लगना चाहिए इस जॉब के लिए ठीक है मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग टू जॉब वेस्टफुल अवॉइड वेस्टफुल मूवमेंट तो बहुत चीजें होती है जो हम अननेसेसरी करते हैं अगर तो उसको अननेसेसरी मूवमेंट को रिमूव करना इज द मेन आउटकम फॉर द मोशन स्टडी ओके मेथड स्टडी में हम करते क्या है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एनालिसिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क एंड द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड जो अभी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एनालाइज करते हैं और एग्जामिन करते हैं ताकि हम नए मेथड डेवलप कर सकें जो कि इजी भी हो और मोर इफेक्टिव भी हो ठीक है इन शॉर्ट इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू एनालाइज द वर्क टू एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशन जो भी अननेसेसरी ऑपरेशन हो रहे हैं जिनका प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है राइट उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ये हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी में ओके नाउ अब रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं एक पहला है प्रोसेस चार्ट को रिकॉर्डिंग टेक्निक में कर सकते हैं हम इसके अंदर हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं ठीक है वो सिंबल देख लेते हैं ओके फ्रेंड्स इस प्रोसेस चार्ट में हम ये 5 सिंबल यूज करते हैं काफी इंपोर्टेंट सिंबल है इनको आपको सिंबल को याद करना होगा बहुत इंपोर्टेंट है आ जाते हैं ये सिंबल एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिंबल किस चीज का है या ये वाला सिंबल किस चीज का है आपका तो सर्कल इज यूज फॉर ऑपरेशन ट्रायंगल इज यूज फॉर स्टोरेज स्क्वायर इज यूज फॉर इंस्पेक्शन दिस एरो इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डी इज यूज फॉर डिले ये सिंबल यूज करते हैं हम रिकॉर्डिंग में
ठीक है। अब आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को हम ओवरव्यू लेते हैं, इसमें हम डिटेल नहीं यूज करते। ठीक है, इन दिस ओनली ओवरव्यू ऑफ प्रोसीजर इज मेंशन, ओवरव्यू। और सिर्फ इसके अंदर दो ही सिंबल यूज होते हैं, टू सिंबल्स आर यूज्ड ओनली, ओनली टू सिंबल्स आर यूज्ड। कौन कौन थे? आपका ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, जबकि फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या होता है? फ्लो प्रोसेस चार्ट में आप डिटेल मेंशन करते हो, एक एक एक्टिविटी की डिटेल, और ऑल सिंबल्स आर यूज्ड इन दिस, ऑल सिंबल्स आर यूज्ड। क्लियर? देखिए, गेट के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा इसमें डिटेल में इस चैप्टर में इतना ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मेंशन करता चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर आपके सिंबल वर्सेस एक्टिविटी, कौन सा सिंबल क्या एक्टिविटी मेंशन कर वो कर रहा है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है किस सिंबल का। ओके, टाइम स्केल चार्ट में हम ये मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे कि हम ये बना देते हैं, ये मैन है, यहाँ मशीन है। ओके, इसको हम टाइम फ्रेम पे दिखा रहे हैं, ऑन द टाइम फ्रेम। ऑन दी टाइम फ्रेम। मल्टीपल एक्टिविटी हो गई इसमें, एक हो गया, एक तरफ हो गया मैन, यहाँ है हमारा मैन, एंड हियर मशीन। ओके, नाउ इट इज ऑन टाइम फ्रेम, तो एंड हियर इट इज। ओके, हियर वी विल मेंशन रिमार्क। हियर वी विल मार्क रिमार्क। राइट, नाउ फॉर एग्जांपल, on the machine, job is loading, job loading, and you are using automatic machine in which the job of the labor is just to load and unload. ओके, जॉब लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे काम कौन करेगा? यहाँ मैन काम करेगा, या मैन विल वर्क, मशीन विल नॉट वर्क इन दिस टाइम, जॉब लोडिंग, राइट। एंड यहाँ हेयर मशीनिंग इज, यू आर परफॉर्मिंग मशीनिंग ऑपरेशन, and machine is automatic, so there is no role of man. So in this time frame there will be no role of man, and now operation is performed and job is unloading. So here again machine will stop and man will start working. Clear?
job loading, here machining, or you can say operation is performed, operation performed on machine, and here job is unloading. Time frame may be given. For example, here it is 2 minutes, here it is 20 minutes, and here it is 1 minute. Okay, and you will mention that this field is showing what is the meaning of this field and what is the meaning of this empty box. This is, this means it is working, and this means it is idle, means it is not working. Yes, this is called time scale chart. Now next is travel chart, जो आपका मूवमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कर की, मटेरियल्स की, इक्विपमेंट्स की, फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो मूवमेंट हो रही है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो? आपने एक ट्रेवल चार्ट बनाया, इसमें आपने मूवमेंट रिकॉर्ड किया, यहाँ से 1 से लेके 3rd, फ्रॉम फर्स्ट वर्क स्टेशन टू 3rd वर्क स्टेशन, वन टाइम मूवमेंट हुई है यहाँ पे, राइट? फ्रॉम वन फर्स्ट वर्क स्टेशन टू 7th वर्क स्टेशन 2 बार मूवमेंट हुई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? आप मूवमेंट रिकॉर्ड करो, ये कंसीडर आप एक लेबर की, पर्टिकुलर लेबर की मूवमेंट रिकॉर्ड करो कि एक बार ये यहाँ से यहाँ गया, दूसरी बार एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ से यहाँ गया, सेकंड टाइम ये सेकंड से लेके 3rd में, 4th में 3 बार गया। अब इसको फिर बाद में आप एनालाइज करोगे कि क्या इसका वहां पे यूज था या नहीं था, ठीक है, वहां पे वो क्यों गया। अगर हम, क्या हम इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये तो मूवमेंट में भी टाइम आपका खत्म हो रहा है ना। कोई भी अगर लेबर एक स्पेस से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रही है तो अपना टाइम खत्म कर रहे, वेस्ट हो रहा है उसका टाइम, क्योंकि आपकी शिफ्ट का टाइम फिक्स है 8 आवर्स। अब उसमें आप चाहो तो प्रोडक्टिविटी कर लो, चाहो मूवमेंट कर लो, राइट? तो अगर आप आइडल टाइम को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है? आइडल टाइम कैसे मिनिमाइज होगा? इसी तरीके से मिनिमाइज होगा कि आप फाइंड करो कि कहाँ पे उसका यूज नहीं है ताकि आप उसको मिनिमाइज कर सको। दिस इज कॉल्ड ट्रेवल चार्ट। नेक्स्ट इज फ्लो डायग्राम। इन फ्लो डायग्राम हम क्या करते हैं? लाइन से मूवमेंट शो करते हैं, showing position of various machine tool, inspection, storage and other facility on a scale diagram। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टोर यहाँ पे है, रॉ मटेरियल यहाँ पे हुआ, फिर कटिंग शेड है, यहाँ पे कटिंग हो गई रॉ मटेरियल की, देन ये फॉर्ज शॉप में गया, वहाँ पे फॉर्जिंग हुई इसकी रॉ मटेरियल की, देन इट वेंट टू मशीन शॉप, मशीन शॉप से मिलिंग सेक्शन में गया, मिलिंग सेक्शन से हीट ट्रीटमेंट में गया, हीट ट्रीटमेंट से इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन से स्टोरेज, स्टोरेज में चला गया। तो ये हो गया आपका ये बाइसिकल पैडल एक्सल की मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो डायग्राम है। कहाँ से क्या मूवमेंट दिखा रहा है, इसमें मटेरियल की मूवमेंट शो हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम में क्या होता है? थ्रेड यूज करते हो, स्ट्रिंग या थ्रेड यूज करते हो मूवमेंट के लिए, पाथ ऑफ वर्कर दिखाते हो, मटेरियल दिखाते हो, इक्विपमेंट सेम। अब आपको इसमें मिनिमाइज करना, कंसीडर कीजिए पहले ये था प्रोसीजर, तो प्रॉब्लम क्या थी? देखिए पाथ, पाथ काफी लॉन्ग थे। फॉर एग्जांपल यहाँ शीट मेटल से स्टार्ट हुआ, पहले ये मार्किंग हुई, मार्किंग के बाद कटिंग हुई, कटिंग मतलब मार्किंग से कटिंग के कितना दूर था यहाँ पे ये, फिर कटिंग से ड्रिलिंग पे गया, ड्रिलिंग से फोल्डिंग पे गया, फोल्डिंग से फिर अगेन रिवेटिंग पे गया, रिवेटिंग से चेक हुआ, चेक के बाद फिर एंड हुआ ये। क्लियर? तो इसमें अब देखिए कितनी वो हुई। अब यहाँ पे देखिए इसने इस प्रोसीजर को जो यहाँ पे दूर दूर रखे थे कि किस चीज को कहाँ पे होना चाहिए, शॉप को कौन सी जगह कहाँ पे होनी चाहिए, उसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दिया इसने। अब रीअरेंजमेंट से क्या हुआ? टाइम मिनिमाइज हो गया। यहाँ से शीट मेटल सीधे मार्किंग प्लस कटिंग, मार्क और कटिंग को एक जगह रख दिया, एक ही जगह मार्किंग हो, वहीं पे कटिंग हो गई इसकी। उसके बाद वो ड्रिलिंग पे चला गया, ड्रिलिंग से फोल्डिंग पे, फोल्डिंग से रिवेटिंग पे, रिवेटिंग से चेकिंग हुई और देन एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ? पाथ को शॉर्ट कर दिया। पाथ शॉर्ट करने का फायदा क्या है? टाइम मिनिमाइज।
और टाइम मिनिमाइज मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो आप, आइडल टाइम मिनिमाइज कर रहे हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज माइक्रो मोशन एनालिसिस। माइक्रो मोशन में क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पे मोशन को स्टडी करते हो। ठीक है, कि आपने इस चीज को, जैसे मान लो ये मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल को मैंने, जैसे मोबाइल उठाया, मोबाइल को मैंने रखा, तो ये हर चीज आप एक एक एक्टिविटी मेजर करते हो। ठीक है, माइक्रो लेवल पे। तो एक साइंटिस्ट है गिलबर्ट, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो मोशन। गिलबर्ट को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो मोशन। इसने 18 फंडामेंटल मोशन बताए, जिनको बोलते हैं थर्बलिंग। ओके, आपको इसमें याद क्या करना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, गिलबर्ट ने कितने फंडामेंटल मोशन बताए, थर्बलिंग। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ सकता है। ठीक है, 18 थर्बलिंग मोशन है हमारे पास। और सीमो का मतलब क्या होता है, संयमों का साइमल्टेनियस मोशन चार्ट। एक साथ मोशन बताते हैं कि वन हैंड से ये हो रहा है, सेकंड हैंड से ये हो रहा है, क्या मोशन हो रहे हैं दोनों एक साथ। और मूवमेंट आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट टाइम, इट इज मेजर्ड इन विंग्स। विंग्स में मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो टाइम स्केल कितना छोटा हो गया, वन विंग इज इक्वल टू 1/2000 मिनट। तब इतने स्मॉल लेवल पे, इतने टाइम लेवल के स्मॉल लेवल पे आप वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ना, विंग्स, वन विंग इज इक्वल टू 1/2000 मिनट, ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये 18 थर्ब लिखते हैं, जो फिर जो गिलबर्ट ने दिए हैं यहाँ पे, सर्च, फाइंड, सिलेक्ट, ग्रैस्प, होल्ड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा गेट में, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें से। ये बस आपको इतना याद रखना है, 18 थर्ब लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करते हैं टाइम की, और मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं आइडल टाइम। ठीक है, टाइम स्टडी को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्टॉप वॉच। दो मेथड्स हैं टाइम स्टडी में, स्टॉप वॉच और सेकंड इज कॉल्ड वर्क टाइम। इन दोनों मेथड्स को हम पढ़ लेते हैं। इनमें से आपके कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं गेट में, तो थोड़ा ध्यान से हम पढ़ लेंगे। ठीक है? अब फर्स्ट मेथड है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें स्टॉप वॉच में है ये। ओके, स्टॉप वॉच मेथड है ये, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्व और एलिमेंटल टाइम। ऑब्जर्व टाइम क्या है, कि कोई भी वर्कर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, आप स्टॉप वॉच लेके बैठ गए और आप चेक कर रहे हो कि वो कितने टाइम में उसको जॉब को, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, दैट इज ऑब्जर्व टाइम। ओके, normal time. Normal time is the constant time which is assumed that there is an average worker who is working under normal conditions. ठीक है, तो ये एक हमारा नॉर्मल टाइम इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर अगर हम ऑब्जर्व टाइम में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आया था नॉर्मल टाइम। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल टाइम तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ बात करें नॉर्मल एवरेज वर्कर की, जो कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है, वो कितना टाइम लेगा उसी जॉब को परफॉर्म करने में। ठीक है, अब उससे अगर मान लीजिए नॉर्मल से डाउन अगर पर्सन है कोई, तो वो ज्यादा टाइम लेगा सेम काम को करने में। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर उसका कम है, उसका परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर कम है, उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी नहीं है, उसकी कम है, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम ले रहा है। और अगर मान लीजिए कोई जो वर्कर है वो नॉर्मल वर्कर से अच्छा वर्कर है, ठीक है, पता क्या चलेगा, वो कम टाइम लेगा सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने में, कम टाइम लेगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल टाइम विल बी कांस्टेंट, इट विल बी सेम। तो आई कैन से नॉर्मल टाइम इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम ऑफ ए वर्कर इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर इसमें आरएफ ले देता हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम ऑफ बी वर्कर इनटू रेटिंग फैक्टर ऑफ बी वर्कर। ओके, ये क्लियर है आपको? तो इसका मतलब अगर आपका आर एफ 100% से कम है, तो आपका वो नॉर्मल से डाउन है बंदा, लेबर। और अगर आपकी आर एफ 100% से ज्यादा है, मतलब वो नॉर्मल वर्कर से अच्छा वर्कर है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है नॉर्मल वर्कर के कंपेयर। क्लियर?
आपको ये रिलेशन याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए आपने नॉर्मल टाइम निकाल लिया कि एक जॉब को परफॉर्म करने में इतना टाइम लगता है, बट इसमें क्या होता है कि ओके, एक जॉब आप इतने टाइम में परफॉर्म कर लो, दो जॉब इतने टाइम में परफॉर्म कर लो, तीन जॉब इतने टाइम में परफॉर्म कर लो, बट अगर आप 8 आवर्स की शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस जॉब जॉब नहीं करते हो। कुछ देर आप रेस्ट भी करते हो, कुछ देर होता है आपके वर्कर के कुछ हेल्थ इश्यू आ गए एकदम से, या फिर मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं अलाउंसेज। अलाउंसेज एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसको हम नॉर्मल टाइम में ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटी हो गई प्रोडक्शन सिस्टम से, वो हमने ऐड करी है इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं अलाउंसेज। क्लियर। अब ये हो गया एक जॉब को परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम। इसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम कैलकुलेट करते हो कि ओके, एक जॉब इतने टाइम में हमारी बन रही है, तो पूरे मंथ में कितनी जॉब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरे ईयर में हम कितनी जॉब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो टाइम यूज करते हैं उसके लिए हम एस्टिमेशन के लिए वो यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम। ये क्लियर है? स्टैंडर्ड टाइम इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम required to manufacturing one product to estimate the overall production of the month or year. Clear? If allowance is not given to you in your question paper, if allowances are not given, then you can assume 20% allowance। आप 20% अलाउंस अज्यूम कर सकते हो अगर अलाउंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे पॉइंट याद रखना, नॉर्मल टाइम में हम परफॉर्मेंस रेटिंग मतलब ऑब्जर्व टाइम को हम परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करने के लिए। इन केस work is performed by not by worker but it is performed by machine, then performance rating factor will be 1 या 100%। okay, rating factor will be performance rating factor will be 100% if work is performed by machine। ओके, मीन यहाँ पे आपका ऑब्जर्व टाइम जो होगा वही नॉर्मल टाइम होगा। आप चाहे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ऑब्जर्व कर लो स्टॉपवॉच लेके, चाहे कितने भी टाइम प्रोडक्ट को देखो आपका सेम टाइम आएगा, कोई भी नॉर्मल टाइम अलग से नहीं आएगा, इसके अंदर कोई वर्कर नहीं है जिसमें एफी परफॉर्मेंस अलग अलग होगी सबकी। ठीक है, तो दिस इज 100%। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इन केस ऑफ मशीन। अगर आपको मशीन दे रखी है क्वेश्चन में तो आपका नॉर्मल टाइम विल बी ऑब्जर्व टाइम, उसमें आप रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गिवन ही नहीं होगा आपको। अब एग्जांपल देख लेते हैं। An operator rated at 120% took 15 minutes to complete an observed job। 15 मिनट आपको ऑब्जर्व टाइम गिवन है और 120% परफॉर्मेंस रेटिंग गिवन है ऑपरेटर की। ठीक है। इफ टोटल 10% अलाउंस आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, देन डिटरमाइन नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीट इन ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन। आपको 8 आवर्स में बतानी कितनी जॉब बना सकते हो आप। तो आप सबसे पहले नॉर्मल टाइम निकाल लेंगे, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। ऑब्जर्व टाइम इज 15 मिनट, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर इज 120% मतलब 1.2, तो आप निकाल लीजिए, आपका आ गया 18 मिनट। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम निकालिए, स्टैंडर्ड टाइम इज नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। अलाउंसेज आर कैलकुलेटेड ऑन नॉर्मल टाइम, मतलब 10% अलाउंस मीन 10% ऑफ नॉर्मल टाइम, तो ये जाएगा 18 मिनट प्लस 10% ऑफ 18, ये हो गया आपका 19.8 मिनट। ठीक है, 19.8 मिनट स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब आपसे पूछा रहा है 8 आवर्स ड्यूरेशन में कितनी जॉब आप बना सकते हो, तो नंबर ऑफ जॉब्स निकाल लीजिए। आपको कितने 8 आवर्स में, 8 आवर्स में मिनट कितने होते हैं 60, 8 इंटू 60 मिनट, और एक जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको कितना चाहिए 19.8 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 24.24।
आपसे कहा जाए क्लोज इंटीजर में बताइए एग्जैक्ट इंटीजर में, तो नंबर ऑफ जॉब्स कोई फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती। उस केस में आप जो लोअर साइड होगी वो आप कैलकुलेट करोगे, कंसीडर करोगे 24। इवन अगर ये 24.98 भी होता तो भी आप 24 ही लेते हैं। 24.98 भी होता तो भी आप 24 ही लेते हैं। ये जॉब अभी कंप्लीट, इतनी जॉब कंप्लीट नहीं हो पाएंगी इतने टाइम में, बट हाँ 24 कंप्लीट हो जाएंगी। 25 हो नहीं सकती, स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट है यहाँ पे, और स्टैंडर्ड टाइम 19.8 मिनट है, राइट। नेक्स्ट इज वर्क सैम्पलिंग और एक्टिविटी सैम्पलिंग। प्रॉपर मेथड हमने समझ गया, सेकंड मेथड हमने वर्क सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, राइट। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप वो यूज करते हो, कर्व कंसीडर करते हो, जो हमारे वेरिएशन है सैम्पलिंग की वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ सैम्पलिंग फाइंड करते हो, कितनी बार हम चेक करें, राइट। एक बार ये नहीं कि आपने एक ही बार ऑब्जर्व कर लिया तो वो उससे काम हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मच ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्यूरेसी, कितनी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करें। ये फार्मूला यूज करते हैं हम, P इंटू एल इज इक्वल टू जेड इंटू सिग्मा। पी क्या है यहाँ पे, P इज द फ्रैक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ इसका, कंसीडर आपका, आपने कोई वर्कर जॉब कर रहा है, राइट। अब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, आपने पूरे दिन में उसको 20 टाइम ऑब्जर्व किया। 20 टाइम में से वो 15 टाइम ऑपरेशन करता हुआ आपको मिला, और 5 टाइम वो खाली बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग आइडली। अब क्या हुआ इसमें, पी क्या हो गया उस केस में, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्कर इज फाउंड टू बी सिटिंग आइडली 5 टाइम्स आउट ऑफ 20, या फिर कहो वर्कर वाज वर्किंग 15 टाइम्स आउट ऑफ 20। इस केस में पी क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा 15/20, मतलब 3/4। क्लियर। एल इज लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, आपसे एक्यूरेसी लिमिट बता रखी होगी कि 5% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 10% एक्यूरेसी होनी चाहिए, कितना एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। Z is standard normal variate according to O, which value is depend on confidence level, कितने confidence level की आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारा 2 सिग्मा है 95%, उस केस में Z कितना होगा, अगर हमारा 99, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 1.96, 95.45% कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है तो 2 वैल्यू लोगे आप, 99.74 है तो आप 3 लोगे। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ये क्वेश्चन आपसे इस लेवल पे पूछ जाते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जेड हो जाएगा यहाँ पे 1.96, ये आपको याद रखना है जेड की वैल्यू। और सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप हो जाएगा P इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाय एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। फार्मूला विल बिकम, फार्मूला का क्या बन जाएगा, P इंटू एल जेड इंटू P इंटू 1 माइनस डिवाइड बाय एन। आपको क्या निकालना है, एन, तो ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर में 1 माइनस अपॉन e। Clear? This is number of observation for this much of confidence level and this value of accuracy level when P is given to you. Okay? Question कर लेते हैं. Find the number of observations of 14 activity out of 20 for 95% confidence level and 5% accuracy. तो आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है तो Z आपका कितना हो गया 1.96, एक्यूरेसी लेवल आपको गिवन है 5%, और P कैसे निकालोगे आप, 14 एक्टिविटी आउट ऑफ 20, मतलब 14 टाइम्स वर्किंग था और 20 में से
आपका हो गया 14/20, मतलब कि 7/10 और 0.7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए सिंपल फॉर्मूला लगा के, Z²/L², P, सॉरी 1 माइनस P अपॉन में P। Z हो गया आपका 1.96², L हो गया आपका 0.05 का होल स्क्वायर, 0.5 आंसर होगा आपका 658.56। देखिए ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब फ्रैक्शन में ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो सकती, तो आपको फ्रैक्शन इंटीजर लेना होगा। अब इंटीजर कौन सा लोगे आप, लोअर साइड अपर साइड? यहाँ पे आप अपर साइड लोगे कि ये तो मिनिमम है 658.56। आप 658 लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, 659 will be the number of observations required for this level of 95% confidence level and 5% accuracy। ठीक है, आपको इतनी ऑब्जर्वेशन लेनी होंगी। क्लियर? I hope this will be clear to you. If you have any query regarding this chapter, then you can post it in the Telegram channel and the link will be given in the description box. Okay? हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है वर्क स्टडी का कंप्लीट हुआ है चैप्टर हमारा ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।